तो आज की इस वीडियो में यूपी SSC पेट की परीक्षा में हूबहू वही सवालों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा में साथियों छपने वाले हैं 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। तो अगर साथियों इन दोनों में से किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो और आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो आज के इस सवालों को देखिएगा और अपने पेपर को साथियों फतेह कीजिएगा। यहाँ पर पूरी जीके के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करंट अफेयर के भी करवाऊंगा जो 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो साथियों इन सवालों में से चेक करिएगा कि कितने सवाल आपके बिल्कुल सही हैं। आज की इस वीडियो में साथियों 65 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इनमें से साथियों 25 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। ये टारगेट लेकर आपको चलना है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर करके विजयनगर राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है, यानी कि हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश साथियों कौन सा था? तो मैं कहूंगा साथियों संगम वंश था। इसमें बहुत सारे वंश हुए तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। साथियों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं और इनका फायदा आपको जब देखने को मिलेगा जब पेपर आपके सामने होगा और यही सवाल आपके सामने से साथियों गुजरेंगे, पेपर में यही सवाल छपे होंगे, तब साथियों आप शुक्रिया अदा करोगे। तो इसलिए परीक्षा से पहले वो सारे सवालों को आप तैयार कर लीजिए जो आपकी परीक्षा में आने के 99% चांसेस हैं। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? यह सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो साथियों लॉर्ड वेलेजली ने किया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास में धनवंतरी ये कौन थे? अगर बात करते चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक से साथियों धनवंतरी बिल्कुल सही। ये सवाल अगर आपको आता है तो ये समझ लीजिए अच्छी बात है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसको साथियों लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। कह रहे रायसीना हिल ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए? क्या ये वो स्थान है जहां जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनवाया था? नहीं, श्रीनगर में स्थित है साथियों। एक तरीके से बात करें राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। बिल्कुल साथियों आपके एग्जाम का इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो मालवा के पठार में, पूर्वी घाट में नहीं साथियों पश्चिमी घाट पर साथियों मालवा के सदाबहार वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर। यह बात आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है बताइए। तो अगर आपका जवाब सुंदरलाल बहुगुणा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को ही माना जाता है। करके पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो ये तो इसके अंतर्गत साथियों मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। कह रहे भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों? तो मैं कहूंगा क्या ऊर्जा का स्रोत है? तापीय ऊर्जा का स्रोत है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है तो ये पता कहां पर स्थित है? अगर आपका जवाब बेंगलुरु है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला है ये किसके लिए जाना जाता है? तो पता साथियों ये किसके लिए जाना जाता है? ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है, अर्थात गोल्ड के लिए जाना जाता है। जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पता साथियों इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को पता साथियों क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। राइट आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों तारामंडल कहा जाएगा। क्या उसको तारामंडल कहा जाएगा? यानी कि तारों के समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको तारामंडल ही कहा जाता है। अगला देखिए काला सोना किसे कहा जाता है बताइए? अपरिष्कृत सोने को, पेट्रोल को, कोयले को या साथियों कार्बन को? आपको फटाफट बताना है। तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम को कहा जाता है साथियों काला सोना, पेट्रोल। यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? तो कौन से रेगिस्तान की बात चल रही है? मैं कहूंगा आटाकामा रेगिस्तान की बात चल रही है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? यानी कि मुख्यमंत्री जो है ना इनकी नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? राज्यपाल करते हैं। लेकिन ये बात आपको बताना है साथियों कहां पर की गई है? तो ये बात अनुच्छेद 164 में की गई है।
उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो अनुच्छेद 19 का एक आप लोग याद रखेंगे, इस अनुच्छेद के तहत ही हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 19 में किया गया। अनुच्छेद 19 के तहत ही साथियों हम भाषण दे सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें साथियों प्राप्त है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो यहां पर आपका जवाब भी 1900 अनुच्छेद 19 का एक हो जाएगा। इसमें ही साथियों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कह रही है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो साथियों न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। अगला देखिए कह रही है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इनका नाम साथियों लीला सेठ है और लीला सेठ ही दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला सवाल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है कह रही कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे 22 सदस्य होते हैं साथियों लोक लेखा समिति में। उसके बाद देखिए कह रही कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भैया लोकसभा के तो कितने सदस्य होते हैं 15 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं 7 सदस्य, यानी कि 15 और 7 कहां पर है ऑप्शन नंबर सी वाले में है। कह रहे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो शेर है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब शेर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पंचधारा योजना किससे संबंधित है बताइए। क्या ये नदी जल प्रबंधन से संबंधित है या कृषि कल्याण के लिए जानी जाती है या एलपीजी वितरण से है या भू जल प्रबंधन से है। तो अगर आपकी परीक्षा में यह सवाल आता है तो नदी जल प्रबंधन से संबंधित है साथियों पंचधारा योजना। अगला सवाल है कह रहे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू किया गया। तो ये 2005 में शुरू किया गया था साथियों अप्रैल महीने में। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना साथियों ये आपकी अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को कौन से वर्ष तक आवास प्रदान करना था। तो साथियों ये 2022 तक का समय दिया गया था लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को 2022 तक आवास प्रदान करना था, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2014 के सितंबर माह में हुई थी। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रही कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रही कि यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। इसको क्या कहा जाता है। तो इसको न्यूटन के घर्षण का नियम कहा जाता है। नहीं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। बिल्कुल सही साथियों, यही होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, है ना। कि अगर कोई वस्तु है ना, तो वो निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि उसी गति में चलती बनेगी। तो इसको ही साथियों न्यूटन का गति का पहला नियम कहा जाता है। अगला सवाल करके कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, न्यूटन गति के पहले नियम की साथियों, नहीं दूसरे नियम की, नहीं साथियों तीसरे नियम की। यानी कि रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है कौन सा नियम, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम शामिल है। कह रही 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का अर्थ क्या होता है। देखिए यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा जो कि चाल है साथियों, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला गया है। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी चाल दे दी जाए और कहा जाए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो हमेशा उसको 5/18 से साथियों गुणा कराना होता है ना। ये बात क्लियर। 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 20 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाता यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाता और कहा जाता कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो इसका उल्टा, अभी 5/18 से गुणा किया गया था, अब 18/5 से इसका गुणा किया जाएगा तो क्या आता है साथियों 4 आ जाएगा। 18 चौक क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कन्वर्टिंग सिस्टम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था। तो साथियों 1903 में उड़ान को पूरा किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो इनकी अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग याद रखेंगे विल्बर और ऑरविल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। तो साथियों केवलर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, नाम इनका क्या है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए
मैरी एंडरसन ने क्या केवलर का आविष्कार किया था? नहीं। स्टीव वेंजियाक ने भी नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी नहीं। मैं आपको बता देना साथियों, स्टेफनी लुइस इनका नाम है। क्या साथियों? स्टेफनी, है ना, आप लोग याद रखेंगे, स्टेफनी लुइस इनका नाम है, पूरा नाम है स्टेफनी लुइस कोवलेक। क्या साथियों? कोवलेक। और इनके द्वारा ही साथियों केवलर का आविष्कार किया गया था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो मैं कहूंगा अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने ही साथियों डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए कह रहे सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां व पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में आप देखते हैं। आप इसको क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जीवाणुओं को मारता है। क्या ये रोगाणु और जीवाणुओं को मारता है? ये नमी को सोख लेता है? बिल्कुल सही जवाब, ये नमी को सोख लेता है साथियों, इसलिए आंसर आपका सी होगा। कह रहे रासायनिक यौगिक है आरडीएक्स। आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग जो किया जाता है वो त्वचा के उपचार के लिए, बिल्कुल खाद्य के संरक्षक के लिए, बिल्कुल खाना पकाने के तेल के रूप में, बिल्कुल साथियों, यानी कि आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक आम बीमारी है जो मानव के शरीर के किस भाग को साथियों प्रभावित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बता ही नहीं गया है कि कौन सी वो आम बीमारी है। बीमारी का नाम तो बताओ साथियों, बीमारी का नाम ही नहीं तुमने बताया है, तो टाइपिंग एरर मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप कर देना ही बेहतर होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है? तो विटामिन ए की कमी से साथियों, क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया होता है? तो अभी जो आपने रतौंधी रोग देखा वो विटामिन ए की कमी से, जो रक्त अल्पता नामक रोग देखा वो विटामिन बी12 की कमी से साथियों होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर एक खाली जगह है, इस खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों क्या आ जाएगा आपके लिए? तो इस खाली जगह में साथियों जो शब्द आएगा वो ग्लूकोज आएगा। और पूरा यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी मौजूदगी में होती है? क्या सल्फर की मौजूदगी में या क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में ही होती है ना। उसके बाद देखिए करके कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो साथियों यहां पर पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही साथियों। यहां पर अगर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में जो होता है वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में साथियों बदला जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उस यहाँ पर साथियों आपके डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो लगभग 5 सवालों को हम लोग देखेंगे साथियों डीआई के। और देखिएगा ये डिक्टो भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले पेट में भी साथियों ऐसा हुआ था कि पढ़ाया गया और डिक्टो डीआई के साथियों सवाल आ गए, है ना। यानी कि जहां से हमने कंटेंट उठाया वहां से एग्जामिनर ने भी कंटेंट उठा लिया, ऐसा हुआ था पिछली सालों में भी। चलिए तो अब अगर बात करते हैं कि निम्न आलेख में एक माध्यमिक विद्यालय के 1 वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणामों को दर्शाया गया है। यानी कि क्लास 6 है, क्लास 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अगर बात करते हैं साथियों देखिए ये जो है ना खाली खाली ये बॉयज है, जैसे कि ये वाला आपका बॉयज हो जाएगा और ये जो डार्क वाला है ये गर्ल्स हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 6 में कितनी लड़कियां पास हुई हैं तो आप यहां पर जाओ, क्योंकि लड़कियां ये वाली हैं, देखिए ये वाली, तो 70 लड़कियां पास हुई हैं। पूछा जाए कितने लड़के पास हुए तो लड़कों वाला ये है 80 लड़के पास हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास 9 में कितनी लड़कियां पास हुई तो लड़कियों वाला ये देखिए ये 80, और कितने लड़के पास हुए तो लड़के 70 पास हुए, है ना। तो इस पर आधारित साथियों आपकी ये पूरी डीआई है। पहला सवाल है कह रहे कि वो कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं। अब यहाँ पर बात की गई है विद्यार्थियों की, यानी कि यहाँ पर बॉयज भी आ जाएंगे और साथियों गर्ल्स भी आ जाएंगे। अगर हम साथियों बात करते हैं क्लास 6 में कि क्लास 6 में कितने बॉयज प्लस गर्ल्स पास हुए हैं, देखिए ये 80 लड़के हुए हैं और 70 लड़कियां हुई हैं, यानी कि क्लास 6 में 150 विद्यार्थी पास हुए हैं। क्लास 7 की अगर बात करते हैं तो 40 लड़कियां और साथियों 40 लड़के और 100 लड़के हो जाएंगे। 40 क्या हो जाएंगी लड़के, 40 लड़के हो जाएंगे और 100 लड़कियां, यानी कि 140
क्लास 7 में पास हुए हैं। क्लास 8 की बात करें तो साथियों 50 और 90 140 यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर 9 की बात करते हैं तो 70 और 80 वही 150 आ जाएंगे। इसकी अगर बात करते हैं 70 और 90 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा तो यहाँ पर पास किया गया है क्लास 10th में। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्लास 10th हो जाएगा। और क्लास 10th कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि क्लास 7, 8 और 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्लास 7 से स्टार्टिंग की गई, 7, 8 और 9, इसमें पहले निकाल लीजिए साथियों लड़कों की संख्या, है ना। तो ये 40 ये हो जाएंगे और इसमें कितने 90 यानी कि 130 और ये 130 और 70 यानी कि 200। तो बॉयज की अगर बात करें या गर्ल्स की बात करें तो 200 बॉयज हो गए। और गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो साथियों ये 100 और ये कितनी 50 150 और साथियों 80 230, 280 230 इधर हो गई। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 20:23 आपका बॉयज का और गर्ल्स का अनुपात आ जाएगा। जो कहां पर लिखा हुआ है साथियों, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या क्या है ना। तो यहाँ पर साथियों उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की औसत संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो लड़कों की अगर बात करते हैं साथियों, लड़कों वाला ये वाला है, देखिए 80 हो जाएंगे, है ना। 80 इधर हो गए और इधर कितने हो जाएंगे 80 और 40 120 और 90 कितने हो जाएंगे साथियों 210 हो जाएंगे। 210 साथियों इतने हो गए। और अगर बात करते इधर 70 की, 70 आपके ये हो गए और इधर बात करें 70 की तो इनको जरा प्लस कर लीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा और ये आपका 3 यानी कि 350 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें कितनी कक्षाएं हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 कक्षाएं हैं। तो इसको 5 से भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा साथियों 70 आ जाएगा। और 70 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कुल मिला के लड़कों की संख्या का योग और लड़कियों की संख्या का योग आप लोग यहाँ पर लिखा लीजिए। तो लड़कियों की अगर बात करते हैं साथियों, लड़कियों की संख्या ये कितनी है 70 और ये 10 170 और 50 कितना हो जाएगा साथियों 220 हो जाएगा। 220 और ये 80 यानी कि कितना हो गया साथियों 300 हो गया। 300 और 90 390 यानी कि बॉयज और गर्ल्स की अगर बात करते हैं साथियों 390 लड़कियां हो गई। लड़के कितने अगर बात करें तो शायद 350 जोड़े थे ना हमने लड़के, तो 350 इधर आ जाएंगे। तो ये इससे कितना क्या है साथियों कम है। तो मैं कहूंगा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने कम है, तो 40 कम है। इस 40 को आपको प्रतिशत में बदल लेना है क्योंकि प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है। 40 कम है किससे 390 से, तो 390 यहाँ पर आएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी कि ऊपर रहा 400 और नीचे रहा साथियों 39। इसको आपको क्या करना है, इसको ही आपको साथियों यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको आप क्या करिए साथियों कैलकुलेट कर डालिए। ये आपका 400 आ गया, ये आपका 39 आ गया, है ना। तो लगभग मेरे हिसाब से देखिए अगर ये 10 बार में हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा, है ना। 10 बार में देखिए कट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। 39 से कम 39 हो जाएगा, बचेगा 1 और ये। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों क्या हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर साथियों क्या एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ेगा। तो 39 दुना कितना हो जाएगा साथियों 39 दुना आपका 78 हो जाएगा। 39 दुना आपका 78 हो गया। अब जो बचेगा कुल मिला के 10.2 करके आंसर आ रहा है और 10.2 करके आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपके उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अब रीजनिंग के सवाल यहाँ पर स्टार्ट हैं आपके सामने। तो रीजनिंग के बहुत शानदार सवालों को साथियों हम लोग देखेंगे। यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से, मतलब मधुमक्खियों का संबंध भिनभिनाने से है तो मुर्गियों का संबंध किससे होगा। गरजने से मुर्गियां गरजती नहीं है, किकियाती भी नहीं है, मुर्गियां कुटकुटाना करती हैं। तो इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि निम्न वेन आरेख में त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ठीक है, ये त्रिभुज की अगर बात करते हैं साथियों ये लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है। क्या साथियों अगर बात करें ये लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि वृत्त जो है ना काली आंखों वाली व्यक्तियों को दर्शा रहा है। तो वृत्त की अगर बात करते हैं ये काली आंखों वाली, क्या साथियों काली आंखों वाली को दर्शा रहा है। काली आंखों वाली, है ना, काले आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। और आयत भूरे बालों वाले, तो शॉर्ट में लिख देते हैं साथियों। आयत की अगर बात करते हैं तो भूरे बालों वाले को दर्शा रहा है। और वर्ग जो है ना साथियों वर्ग ये लड़कों को निरूपित करता है, लड़कों को बता रहा है ना। तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है। लंबे, है ना, क्या लंबे तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से आंसर होना चाहिए। लंबे और काली और सर्किल में से भी आंसर होना चाहिए, है ना। लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल नहीं है। बाल की अगर बात करते साथियों
भूरे बाल की बात कही गई थी, भूरे बाल, यानी कि भूरे बाल नहीं है, यानी कि आंसर आपका जो होना चाहिए वो इसमें से नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी ये तीनों होना चाहिए, है ना, तीनों होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं सी की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों लंबा व्यक्ति भी है, लड़का भी है और ये काली आंखों वाला भी है, तो लेकिन ये भूरे बाल इसके नहीं है सी के। तो सी क्या होगा साथियों, सी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए साथियों इस सवाल को। आपसे कहा जा रहा है कि 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा। ये पूर्व की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी, ठीक है। एक पंक्ति हम बना लेते हैं साथियों। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथियों यहाँ पर 5, ये 5 लोग यहाँ पर आ गई। अब कहा जा रहा है कि सभी का मुंह पूरब की तरफ है, यानी कि इस तरफ इनका मुंह है। कहने के भूमिका जो है ना ये विभा और श्वेता के बीच में बैठी हैं, ठीक है। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी हैं, ये एक्स कुछ नहीं है। राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हैं। तो एक काम करिए, श्वेता को आप कहीं पर सबसे पहले बैठा लिए। मान लीजिए श्वेता अगर आप यहाँ पर बैठा लेंगे तो श्वेता के बाईं ओर, है ना, श्वेता के बाईं ओर राशि बैठेंगे। या एक काम करिए, यहाँ पर अगर आप बैठा लेंगे श्वेता को, है ना, तो श्वेता का बाईं और ऊपर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएंगी, राशि बैठ जाएंगी, ठीक है। यानी कि दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है, दक्षिण छोर ये होगा, दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी पूछा जा रहा है। अब इसको देखिए, कह रहे कि विभा और श्वेता के बीच में भूमिका है, तो विभा और श्वेता के बीच में, अच्छा विभा अगर बात करते साथियों, श्वेता यहाँ पर आ गए तो विभा कहाँ पर बनेंगी, है ना। विभा की अगर बात करें, या आप एक काम और कर सकते हैं साथियों, श्वेता को अगर आप यहां पर बैठा लेंगे तो हम कर सकते हैं साथियों के श्वेता और विभा, विभा को फिर हम यहां पर बैठा देंगे, है ना। तो बस करना कुछ नहीं था, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। मैंने आपसे बताया था कि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि है, तो श्वेता अगर यहां पर बैठती है तो हमारा सब कुछ सही हो जाता है। श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि है, यानी कि राशि साथियों यहां पर है। और कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विभा और श्वेता के बीच में भूमिका है, तो श्वेता और विभा के बीच में, है ना, श्वेता और विभा के बीच में कौन है साथियों, भूमिका है, यानी कि भूमिका आपकी साथियों यहां पर आ जाएंगी। अब बचा कौन, एक बचा साथियों अरुणिमा बची, तो मैं कहूंगा अरुणिमा जो है ना वो साथियों यहां पर आ जाएंगी। तो दक्षिणी छोर पर कौन है साथियों, विभा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों विभा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कहां पर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाले में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। टी एक छोर पर बैठा है, ठीक है ना। तो देखिए 8 मित्र हैं और पंक्ति में बैठे हैं साथियों, एक टी एक छोर पर बैठा है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और साथियों एक 8 लोगों की जगह हमने यहाँ पर अभी तो बना दी है। उसके बाद कहने के टी एक छोर पर बैठे हैं, यानी कि टी यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। यानी कि क्यू डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है, और वी एस और यू के बीच में बैठा है, डब्ल्यू टी के दाईं बगल में बैठा है, और आर पी के बाईं और बगल बैठा है, पी और यू के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करिए, क्योंकि ये सबसे सटीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। टी के दाएं और बगल में बैठा है डब्ल्यू, तो आप टी को कहीं पर भी बैठा सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी कह रहे थे, टी एक छोर पर बैठा है, तो अगर टी को हम यहाँ पर बैठाते हैं तो टी का दायां तो फिर तो इधर हो जाएगा, इधर तो कोई है ही नहीं, यानी कि टी जो बैठेगा वो उस छोर पर नहीं बैठेगा बल्कि इस छोर पर बैठेगा। और कहने कि टी के दाएं और बगल में बैठा है डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू साथ यहाँ पर बैठेगा। अब डब्ल्यू यहाँ पर भी कह रहे डब्ल्यू और आर के बीच में क्यू बैठा है, तो डब्ल्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू हमने बैठा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर जो है ना ये पी के बाईं और बगल में है, तो आर जो है ना साथ ये पी के बाईं और बगल में, ठीक है, ये भी हो गया। यानी कि P और U के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो P और U के बीच में 8 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि P और U के बीच में तो 2 लोग हैं ना, तो साथों U आपका यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दूसरे छोर पर कौन बैठा है, तो दूसरे छोर पर आपसे साथों यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा दूसरे छोर पर, एक छोर तो ये हो गया, एक छोर ये हो गया, पहला छोर ये और दूसरा छोर ये, यानी कि U बैठा है, तो U कहां पर है साथियों, U आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में। देखिए यहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा, T एक छोर पर बैठा है, Q W और R के बीच में बैठा है, Q जो है ना W और R के बीच में बैठा है, ये हो गया। करके S और U के बीच में V बैठा है, तो S और U, अच्छा S और U के बीच में कौन बैठा है, V बैठा है। तो कुल मिला के यहां से कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता तो आप बहुत आराम से कर डालते।
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन है आपके सामने और आपके सामने यहाँ पर साथियों निष्कर्ष है। कथन को देखिए और निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है यहाँ पर और कौन सा यहाँ पर गलत है। कह रहे कि सभी एंजाइम विटामिन है, तो साथियों मान लीजिए क्या हो गए, एंजाइम हो गए, और सभी एंजाइम जो है ना साथियों ये विटामिन है। कह रहे कि सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, तो सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, तो बिल्कुल सही, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखिए कभी भी कथन पॉजिटिव में आए तो जो निष्कर्ष होता है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, अगर आता है तो उसको हम कट कर देते हैं, यानी कि निष्कर्ष सिर्फ एक अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपके यहाँ पर साथियों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स के क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के हम लोग देख लेंगे और फिर वीडियो ये एंड हो जाएगी। चलिए, तो कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है ना। 50 किलोग्राम भार व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है साथियों। तो कहा जा रहा है कि नए व्यक्ति का भार यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, क्या इसका एक सूत्र होता है नए व्यक्ति का भार। क्या साथियों एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार, यही तो हमें निकालना है, नए व्यक्ति का भार। तो नए व्यक्ति का भार बराबर होता है पुराने व्यक्ति का भार। क्या साथियों, पुराने व्यक्ति का भार, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पुराने व्यक्ति का भार प्लस नए लोगों के भार में जो वृद्धि हुई है ना, जो वृद्धि हुई है, वृद्धि यहाँ पर साथियों कितनी हुई है, एक तरीके से अगर बात करें 2.5 की हुई है ना, 2.5 की हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, तो वृद्धि जो है, वृद्धि निकलेगी 8 लोगों के औसत भार में इतने किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो 2.5 की गुणा 8 से आपको कराना है, वो साथियों वृद्धि होगी, है ना, वही तो वृद्धि होगी। तो 2.5 की गुणा साथियों जब आप 8 से कराओगे तो कितना निकलेगा साथियों, यहाँ पर करा के एक बार देख लीजिए। मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो पुराने भार वाला व्यक्ति, पुराने व्यक्ति का भार कितना था साथियों, 50 बताया गया, और वृद्धि कितनी है, 20 है, यानी कि नए व्यक्ति का भार जो निकलेगा वो साथियों 70 किलोग्राम निकलेगा। 70 किलोग्राम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, 5 विषयों में अमित का जो औसत आया है वो 72 आया है। कहने कि यदि इन 3 विषयों में से, यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत, यानी कि इन 5 विषयों में से अगर 3 विषयों में से उसको 70 अंक प्राप्त हुए, तो शेष विषयों के प्राप्तांक यानी कि 2 विषयों का आपको औसत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 5 विषयों का निकाल लीजिए, 5 गुणा 72 से निकालिए, आपको 5 विषयों में प्राप्त हुए कुल योगफल मिल जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 1 36 हो जाएंगे। इसको जरा देखिए, है ना, ये तो साथियों 210 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस देखिए, वो 2 विषयों का योग आ जाएगा, है ना। तो अंतर देखिए साथियों, 360 में से 210 को जरा घटाइए, 0 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 150 आ गया। ये 2 विषयों का योगफल है। अब 2 विषयों का औसत निकालना है तो 2 से भाग कर दीजिए, 75 आ जाएगा। और 75 कहां पर लिखा हुआ है, 75 आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और कार्य के लिए 2950 रुपए प्राप्त हुए तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए साथियों कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों ए की, तो ए जो काम करता है वो 5 दिन में कोई काम कर पाता है। बी की अगर बात करते हैं साथियों ये 6 दिन में काम कर पाता है, और सी की अगर बात करें 8 दिन में काम करता है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए जो कि टोटल काम हमारा होगा, है ना। तो इनका एलसीएम साथियों क्या, 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 54 साथियों। क्या अगर यहाँ पर हम किससे एक काम करिए, एलसीएम निकाल लीजिए सही तरीके से, क्योंकि अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप भी नहीं निकाल पा रहे हो। तो 5 का 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, तो 3 का 3, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब 2 आएगा, 3 आएगा एक बार और फिर 5 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 पंजे 120, यानी कि 120 यहाँ पर साथियों आएगा। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें 5 की किससे करो गुणा के, ये आ जाए, यानी 5 की भाग 120 से करो, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। 6 दूना 12 हो जाएगा और 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ए डेली, है ना, ए की अगर बात करते हैं क्षमता की, यहाँ पर अगर बात करें तो 24 है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, अब हम ये मान सकते हैं कि ए को भैया 24 रुपए अगर प्राप्त हुए, तो बी को 20 रुपए, तो सी को 15 रुपए, ये हम कर सकते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2900 क्या बी की पूछी जा रही है, यानी कि ये पूछी जा रही है 2950 रुपए सबको मिले, 2950 रुपए साथियों, है ना। तीनों की यहाँ पर कमाई है, लेकिन बी की कमाई कितनी है 20 है, और नीचे इनका योगफल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 आपका हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करा लीजिए जरा। चलिए एक काम करिए, 59 पंजे देखिए जरा कितने होते हैं। 59 पंजे की अगर बात करते हैं, 9 पंजे 45 हो गया, 5 पंजे 25, बिल्कुल सही साथियों। 59 एकम 59 पंजे 295 हो जाएंगे, 0 का 0 लगा दिया। 50 की गुणा 2 से करोगे तो साथियों कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि बी का जो पैसा निकलेगा, धनराशि निकलेगी वो 1000 निकलेगी। तो 1000 यहाँ पर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। एक आध सवाल और बाकी है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कह रहे कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। एक मिश्रण में एल्कोहल की अगर बात करते हैं साथियों और जल की बात करते हैं तो 3:4 का अनुपात है, यानी कि इसमें 8 लीटर अगर पानी मिलाने पर एल्कोहल जल का अनुपात इतना हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा क्या है, मिश्रण की मूल मात्रा 3x 4x यानी कि 7x है। तो 7x की वैल्यू आपको निकालना है। तो 3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसमें 8 लीटर पानी मिलाया गया है ना। 8 लीटर पानी मिलाया, पानी का तो ये है, तो 8 लीटर पानी मिलाया गया, तो इनका अनुपात 5:8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ ये चीज, इसको कैलकुलेट करके x का मान निकाल लीजिए और फिर 7x की वैल्यू आपको निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24x आ गया। 5 चौक कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40 आपका हो जाएगा। 24x में से 20x जाएगा तो 4x बचेगा, बराबर 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है 3x 4x बोले तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। और 70 कहाँ पर लिखा हुआ। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सवाल हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सिमिलर का सिनोनिम बताना है। सबसे पहले सिमिलर का मतलब पता है क्या होता है, समान। कहते नहीं कि ये तो बिल्कुल उसके ही सिमिलर है, यानी कि उसके बिल्कुल समान है। तो इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर एलियन की बात करें तो इसका मतलब होता है अजनबी। इसका मतलब क्या होता है साथियों अजनबी, इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एलाइक की अगर बात करते हैं साथियों, एलाइक का मतलब क्या होता है, एलाइक मतलब भी लगभग समान ही होता है, यानी कि सिमिलर का सिनोनिम एलाइक हो जाएगा। इक्वल की अगर बात करें, इक्वल का मतलब क्या होता है साथियों, बराबर होता है। सेवेरल की अगर बात करें, सेवेरल का मतलब अनेक होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली वर्ड है आपको बताना है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इन किसकी स्पेलिंग सही नहीं आपसे पूछा जाए। देखिए क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है, यानी कि इसका क्या मापदंड है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर सॉलिटरी की अगर बात करें, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही। इसका मतलब होता है बिल्कुल एकांत में, है ना, सॉलिटरी। और लॉजिबल की अगर बात करते हैं साथियों, लॉजिबल की स्पेलिंग की अगर बात करें, लॉजिबल साथियों यहाँ पर होना चाहिए LOGIPLE, लॉजिबल होता है साथियों। लॉजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य, ये पढ़ने योग्य इसका मतलब होता है। चलिए तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं थी तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एम्पल का आपको साथियों एंटोनिम बताना है। अच्छा एम्पल की अगर बात करें, एम्पल का मतलब क्या होता है साथियों प्रचुर, है ना, कि बहुत सारा है, प्रचुर मात्रा में है। लेकिन इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें क्या हो जाएगा, कम मात्रा में हो जाएगा, है ना, कम मात्रा में हो जाएगा या साथियों अल्प हो जाएगा। तो इसकी इस इंग्लिश क्या होती है साथियों, स्पेयर होती है नहीं, है ना, इनफ होती है नहीं, प्लेंटी होती है ना, प्लेंटी होती है साथियों, या स्कार्स होती है, मैं कहूंगा स्कार्स होती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका मतलब पता है क्या होता है साथियों, धोखा देना। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है साथियों, धोखा देना होता है, यानी कि टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। तो इसकी इंग्लिश आपको बताना है, धोखा देने के लिए आप क्या कह सकते हैं, विन अगेंस्ट समवन नहीं, इंचेंट समवन नहीं, टू चीट समवन बिल्कुल साथियों इसका मतलब होता है धोखा देना, इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, करके इफ द नेबर्स हैड नॉट स्टॉलन फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के क्या आएगा, प्रोवाइड आएगा, है ना, क्या आएगा ये बात आपको बताना है। या प्रोवाइडेड यहाँ पर आएगा कि इफ द नेबर्स हैड नॉट प्रोवाइडेड फूड, यानी कि अगर जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो अगर फूड प्रोवाइड नहीं करते, वी माइट हैव स्टार्व्ड, यानी कि भूखे मर सकते थे। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रोवाइडेड आ जाएगा और प्रोवाइडेड बिल्कुल सटीक वर्ड यहाँ पर जाकर साथियों बैठेगा, ठीक है ना। तो ये साथियों आपके
बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सारे सब्जेक्ट से साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा।